नमस्कार. मी रुचिका ढिकले सह्याद्री संवादच्या आजच्या 6व्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. प्रेक्षक हो, उद्या 8 मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिवस आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज आपण एक खास संवाद साधणार आहे. आणि आजचा आपला विषय आहे कलात्मक उद्योजिकेचा प्रवास. आज स्त्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध करताना दिसत आहे. आपला एक वेगळा ठसा उमटवताना दिसत आहे. आणि अशाच एका महिलेचा प्रवास आज आपण या मुलाखती दरम्यान जाणून घेणार आहे. त्यांचं नाव आहे पाबीबेन रबारी. म्हणजे लहानपणापासून ज्यांच्याकडे एक हस्तकला उपजत होती, पण कधीतरी हीच कला आपल्याला एका मोठ्या पातळीवर घेऊन जाईल, यांची ज्यांनी कल्पनाही केली नव्हती, त्या पाबीबेन यांचा प्रवास आजच्या आपण मुलाखती दरम्यान जाणून घेणार आहोत. जब मैं छोटी सी थी तब कुएं से पानी भरकर लोगों का घर तक पानी पहुंचाने में मेरी माँ को मदद करती थी। एक बार पानी भरने में 1 हिल का 1 रुपया मिलता था। जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पिताजी गुजर गए। सबसे बड़ी होने के नाते घर चलाने का सारा बोझ मेरी माँ के कंधों पे मैं नहीं डालना चाहती थी। 4th क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, पर मुझे पता था कि मैं अपने लिए कैसी जिंदगी चाहती हूँ। एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं आज़ाद होंगी और अपने पाँव पे मैं खड़ी रहूँगी। मैं ढेबरिया रबारी समाज से हूँ। हमें हमारे हाथ की कारीगरी और कढ़ाई के काम से जाना जाता है। जब समुदाय के बुजुर्गों ने ये फैसला सुनाया कि हम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कढ़ाई नहीं कर सकती, तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। तो मैंने एक नई कला को जन्म दिया, मशीन से कढ़ाई करने की, और इस तरह हरी जरी का जन्म हुआ और इसे पाबी जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे कई औरतें मेरे साथ जुड़ गई और ऐसे ही हमने अलग अलग कपड़े, बैग, रजाई और कुशन कवर बनाने लगे। मुझे पता था कि मेरा काम अच्छा है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। मेरा हस्बैंड मेरे को हिम्मत दी कि तू कुछ कर, पाँव पे खड़ी रहे। वो हमेशा ही मुझे कहते थे, तू इसमें कामयाब हुई तो अपनी समाज की सभी महिलाएं भी कामयाब होगी। कोई भी रुकावट आती है उस सामना करना, वो मेरा शौक है बचपन से। मेरा यही लक्ष्य था, मेरी जिंदगी बेहतर बनाऊं, पूरा करूं और आगे बढ़ती रहूं। हर गुजरते दिन के साथ एक नई चीज सीखती थी। अलग अलग शहरों में होने वाले एग्जीबिशनों में भाग लेने लगी। हमारा एक वेबसाइट भी है pabiben.com, जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। मेरे कारोबार से मेरे समुदाय की 60 महिलाओं को रोजगार मिलता है। आज मेरी कंपनी का 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, फिर भी मैं वो दिन नहीं भूली जब मैं 1 रुपये के लिए पानी भरकर लाती थी। अपने वो एक लक्ष्य को पहचानो, वो लक्ष्य तुम्हें हर पल चलते रहने की हिम्मत देगा। मैं पाबीबेन रबारी में जिंदगी में एक लक्ष्य रखा, टू रीच फॉर बेटर। अभी मैं भारती जोशी मैम को विनती करती हूँ कि आप पाबीबेन का इंट्रोडक्शन करके हमारे जो इंटरव्यू है आज की उसे आप शुरू कर दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सह्याद्री फार्म हाउस के अंतर्गत सह्याद्री संवाद कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बहुत ही एक छोटे से गांव से आती हैं और परंतु जिन्होंने अपने हुनर और काम से देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की। पाबीबेन, सह्याद्री संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाबीबेन, आज हम आपके बचपन से लेकर शादीशुदा जिंदगी और आपके रबारी समुदाय के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप सभी दर्शकों को इससे कृपया अवगत कराएं। भाभी जी, आपका माइक चालू कीजिए प्लीज।
मेरा नाम पाबी बेन रबारी है। मैं कच्छ के छोटे से गांव में रहती हूँ और मेरा जन्म कच्छ में ही मुंद्रा तालुका का कुकड़सर गांव में हुआ। और जो मेरी एक कला की जो कहानी है वो बचपन से शुरू होती है। जब मैं 5 साल की थी, दूसरी बहन मेरी 3 साल की थी और तीसरी जो मेरी बहन थी वो मेरी माँ के पेट थी। तभी मेरा पापा का देहांत हो गया। तो हमारा मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना है। तो मेरा पापा है वो कुएं से पानी निकाल कर भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए अवाड़ा भर रहा था। तो उसमें मेरा पापा का पाँव गिर गया, तो उसमें मेरा पापा एक्सपायर हो गए। और उसके बाद हम तीनों बहनों को मेरी माँ ने मजदूरी कर कर बड़ा किया। जब मैं 7 से 7 साल की हुई तब मेरे को पता चल गया कि मेरे घर में पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है, हम तीनों बहनें हैं। और मेरी माँ है कि तभी हमारे कच्छ में कोई उद्योग नहीं था और सबसे ज्यादा पानी की कमी थी। तो मेरी माँ खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती थी, जहाँ उसको काम मिलता था वहाँ काम करने के लिए जाती थी और हम तीनों बहनों को बड़ा कर रही थी। मैं 7 से 11 साल की हुई तभी मेरे को सब पता चल गया कि हमारे घर में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है। तो मैं मेरी माँ को साथ में मदद करने के लिए जहाँ जहाँ काम मिलता था वहाँ करती थी मेरी माँ के साथ। साथ साथ में जो मेरी छोटी दो बहनें हैं उसको भी मैं रखती थी। और कोई गांव में बोलता था कि मेरे को एक दो हेल पानी की भर दो, तो तभी हमारे गांव में कोई पानी का प्लांट और टाकी टंकी बंकी कुछ नहीं था। हम कुएं से भरते थे या नदी से भरते थे, तो 1 रुपया मिलता था। मेरे को लगता था कि 1 रुपया मिलता है, लेकिन वो 1 रुपया भी मेरी माँ को मदद कर सकता है, इसलिए मैं मेरी माँ को ऐसे मदद करती थी। और धीरे धीरे हम लोग हमारी जो पुरानी एम्ब्रॉयडरी है वो बेटियां सीखती थी। हमारे समाज में वो व्यवसाय है। मेरी बुआ और मेरी दादी माँ वो सब मेरे को ही सिखाते थे बचपन में, क्योंकि मेरी माँ को तो इस सिखाने का टाइम ही नहीं मिलता था, मजदूरी करने के लिए जाती थी। शाम में मेरे को थोड़ा सा सिखाती थी और मैं धीरे धीरे सीख गई। और बाद में हमारा खुद का पहनने का जो घाघरा है, चोली है, वो सब काम करते थे, कापड़ा और करने लगे। और साथ साथ में मैं दहेज का भी काम मैंने शुरू किया। हमारे समाज में ऐसा होता है कि बेटी को अपना दहेज का जो काम है वो खुद को करना पड़ता है। साथ साथ में मैंने वो भी करना शुरू किया और ऐसे मैंने बहुत साल तक काम किया। धीरे 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 दहेज का भी करती थी। और दूसरी तो हमारा जो गांव है वो एकदम दरिया किनारे पे है, तो दूसरा कोई काम नहीं मिलता। तो मैं साथ साथ में कोई प्राइवेट व्यापारी है या कोई संस्थाएं है, वो लोग काम देने के लिए आते थे कि ये एक टुकड़ा कर दो तो मैं आपको इसका पैसा दूंगी। तो वो भी मैं साथ साथ में करती थी काम। तो धीरे धीरे हमने ये बहुत साल तक काम किया। भाभी बहन, इतना संघर्ष में जीवन में आपको कुदरत ने ऐसा अनेक कला से बख्शा है, तो आपको यह जहन में कैसे आया कि आपको पबी बैग बनानी चाहिए, जिससे पबी बैग से आपको इस विश्व ख्याति की प्राप्ति हो? और मैम जो मैं छोटी सी थी तब से मेरे को दुख क्या होता है और घर की आर्थिक परिस्थिति जो और घर के सामने खड़ी होती है उसका पता चल गया था। क्योंकि हमारे घर में ये सब दिक्कतें आई, तो मैं ये सीख तो लिया था बचपन में, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि सबसे पहले जो परेशानी वो आई कि जब मेरे को पढ़ना था, क्योंकि मेरे को पढ़ना शौक था, कोई नई नई चीजें सीखना शौक था, लेकिन मैं 4 कक्षा तक पढ़ी तो मेरे को पढ़ाई का समझ आ गया, लेकिन मेरे को आगे पढ़ना था, वो पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी माँ के पास पैसा नहीं था। मेरे को जो आगे पढ़ना था तो मेरे गांव के पास में एक दूसरा गांव था, वहाँ 10 कक्षा तक पढ़ना फ्री में था, सरकार पढ़ाती थी। लेकिन वहां जाने के लिए रिक्शा का भाड़ा मेरी माँ के पास नहीं था। मैं 4 कक्षा तक पढ़ी तो मैंने बोला, माँ मेरे को आगे पढ़ना है, आप मेरे को पढ़ाओ। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा तेरे को पढ़ना है, लेकिन मैं आप तीनों बहनों को कैसा बड़ी कर रही है, आपको पता है कि मेरे के पास तो
उधर रिक्शा भाड़ा भी नहीं है, जो तुम्हारे किस्मत में पढ़ाई का था वो मिल गया, अब या तुम काम करो। तो मेरे मन में दुख लगा, लेकिन क्या करें, उसके सामने हमारी परिस्थिति ऐसी खड़ी थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बाद में मैंने ये पढ़ाई वाली बात छोड़ दी, लेकिन मन में थोड़ा सा दुख लगा। और मेरी माँ को साथ काम कराने के काम चालू कर दिया, और धीरे धीरे ये काम में करती थी। लेकिन तब जब बचपन में मैं जो काम करती थी, तभी मेरे मन में एक बात सबसे पहले खटक रही थी कि हम इतना अच्छा कारीगर है, हम काम करते हैं, इतनी सफाई से काम करते हैं, लेकिन कोई जगह पे ये नहीं बताया जा रहा था कि ये कारीगर है, ये कारीगर ने काम बनाया है, ये कास्टर का काम है। तो इस स्टोरी नहीं बनती थी, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता था कि कोई भी काम करा जाता है तो ये काम कोई बड़ी ब्रांड के नाम जाते हैं या कोई बड़ी एनजीओ के नाम जाता है। कोई हमारा कारीगर का उल्लेख नहीं करता है कि इन्होंने बनाया है, ये ऐसा काम है, ये रबारी का है, ये दूसरी कास्टर का है। तो ये वार्तालाप कोई लोग बताते तो मेरे ये काम करने में हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कारीगर है उसकी जो ओळख है वो ओळख नहीं मिलती थी। बाद में ये सब चीजें बहुत साफ तक की, लेकिन जो ये पाबी बैग मैंने सबसे पहले तो मेरे दहेज के लिए बनाई थी। दहेज के लिए बनाई थी। दहेज में दहेज की एक मैं आपको प्रथा भी हमारी बता दूं कि हमारे में जो मैंने पहना है ब्लाउज, वो सबसे पहले ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते थे हर महिलाएं। तो उसमें क्या होता कि जो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी बनाने में बेटी है, वो पापा के घर 35 साल की हो जाती थी। तो हमारे समाज ने इस एम्ब्रॉयडरी पर प्रतिबंध डाला, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बड़े घर की बेटी होती है वो नहीं कर सकती, तो कोई पैसे वाले लोगों के पास करवा लेते। लेकिन जो मेरा पापा का घर की जो आर्थिक परिस्थिति है, ऐसा जो कोई गरीब घर है, तो उन लोगों को क्या सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है कि पेट का करे या दहेज का करे। तो इसलिए समाज के जो बड़े लोग हैं उन्होंने मिलकर ये इस हमारी पुरानी एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर प्रतिबंध डाला। और दूसरी तब से मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो प्रतिबंध डाला वो ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध का एक कारण था कि बेटियों की उम्र की दिक्कतें आती थी। जो उसके ससुराल वाले जो बुलाने के लिए आता है कि अभी हम ये बेटी को लेने के लिए आए, तभी वो लोग बोलते हैं पापा के घर वाले कि अभी हमारी बेटी का दहेज का काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जब दहेज नहीं होता था तभी उसको ससुराल नहीं भेजते थे। इसलिए हमारे समाज ने उसके ऊपर प्रतिबंध डाला, और तब से हमने दूसरी कला को जन्म दिया। और दूसरी कला है हरिजरी। हरिजरी कला को बाजार से रेबिन खरीदा, और हमने सबसे पहला दहेज जो बनाते थे हाथ से, और सिलाई से बनाने का शुरू किया। उसमें मैंने एक बैग भी बनाई थी जो आज आप बोलते हैं पाबी बैग। तो उसके बाद जो दहेज मेरा जो तैयार हो गया, और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी में अंग्रेज लोग आए थे। उन्होंने मेरी शादी में आए, तो हमारी शादी में एक रिवाज होता है कि कोई आप मेरी शादी में आते हो तो आप जब वापस जाते हो तो हमको देना पड़ता है। जो हमारे समाज में जो रिवाज हो वो तो मेरे को पता था। किसी को कपड़े की जोड़ी देनी पड़ती है, किसी को 1500 रुपया देना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज लोग आए तो मेरे मन में एक सवाल आया कि इन लोगों को मैं क्या दूं। तो मैंने जो मेरी शादी के लिए एक बैग बनाई थी उन लोगों को मैं दी। तो वो 1 साल के बाद वापिस आए, तभी मेरे को लगा, वो आकर बोले सबसे पहले कि आपने जो मेरे को ये बैग दी है, तो बैग की लोग बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं आपने ये बैग कहाँ से ली, किसने बनाई। तो वो आके मेरे को बोले, तभी मेरे मन में एक सुझाव आया कि ये तो एक बैग है, ऐसे में हजारे बैग बना सकती हूँ। लेकिन उसमें भी मेरे को एक दिक्कत थी कि मैं बना तो लूंगी, लेकिन आगे मैं क्या करूंगी, एक बैग बना के आगे बेचने का मेरे में आइडिया नहीं है, आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये बात मैं वहां भी छोड़ दी। तो आपने ये अमेरिका वाले लेडीज को तो पहुंचा दिया, लेकिन ये बैग फिल्म जगत में यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म में कैसे पहुंची?
और उसमें ऐसा हुआ कि 2016 में मैंने जो हमारा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तेरे में इतना हुनर है, इतनी कला है, तो तू खुद के पांव पर खड़ी रहे और अपनी गांव की जो महिलाएं है उसको साथ में मिलकर तुम कुछ काम करो, तो उसमें वो महिलाओं का भला होगा और तेरा भी होगा और तुम लोगों को अलग सी ओळख भी मिलेगी। तब मेरे मन में आया कि ठीक है, ये करना चाहिए। तब हमने छोटी सी 4-5 बैगे बनाई और ये बैग एक जगह पे बताने के लिए गए। तो सबसे पहले मेरे को एक 70,000 का ऑर्डर मिला। तो मेरे को लगा कि हमारी कला में कुछ तो है, तो इतनी लोग इसको हमारी कला की कदर करते हैं और हमें तब से काम करने का हौसला बढ़ा। और जो ये आप फिल्म जगत की जो बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बैगे है वो ताज होटल में भी जाती है, तो वहां से लोगों ने खरीदी। और मेरे मन में एक बात आई कि ये हमारी बैग की कितने लोग इसको कदर करते हैं। और फिल्म जगत ने जब से फिल्म वालों ने जब से ये हमारी बैग हाथ में लेना शुरू किया, तो मेरे में एक अलग से काम करने की झलक आ गई कि ये लोग हमारी काम का जो कला करते हैं, तो मार्केट तो जरूरी ही हमारी कला का कदर करेगी। और धीरे धीरे हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जीबिशन किया अहमदाबाद में और दूसरा गरीबी गुजरी के साथ किया। और उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि हमारी एक छोटी सी ब्रांड होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। और ये जो हीरो हीरोइन ने फिल्म जगत ने हमारी जो कदर की है, तो उसके लिए हमें एक क्या हौसला बढ़ा। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जीबिशन के बाद नीलेश भाई को बोला कि मेरे को वेबसाइट बनानी है और ब्रांड बनानी है। तो नीलेश भाई ने बोला कि ठीक है, आपको ये करना है तो मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा। और वेबसाइट बनाई, ब्रांड बनाई, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि इसका नाम क्या रखना है। तब मेरे मन में एक थोड़ा सा हिचकिचाहट आने लगा, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई नहीं थी, इसलिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, मैं जब देसी मेरा जो कल्चर है वो सब देसी है, तो मेरे मन में विचार भी ऐसा आता है देसी कल्चर का। तो एक बात मेरे मन में आई कि जो हमारा कल्चर है उसके नजीक उसके लगता नाम रखना चाहिए। और उसके बाद में और मेरा हस्बैंड और नीलेश भाई और नुपुर बेन सबने साथ में मिलकर एक देसी नाम रखा। उसका नाम pabiben.com रखा। और उसके चाहत बहुत होने लगे और वेबसाइट के जरिए लोग बहुत हमारे साथ जुड़ने लगे, हमारी ब्रांड के बहुत तारीफ करने लगा। तभी मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी कि ये हमारी ब्रांड का जो नाम है वो बहुत अच्छा है और हमें लगता है नाम, क्योंकि हम कोई हाई फाई नहीं है, हम कोई हीरोइन नहीं है, हम बड़े लेवल पे नहीं है, हम जब देश के कल्चर के लगते पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारा नाम भी ऐसा होना चाहिए। और बाद में हमने pabiben.com नाम वेबसाइट का भी रखा और ब्रांड का भी रखा। और जो हमारा लोगो है वो लोगो आई रखा है, क्योंकि वो महिलाओं के लगते हैं। और उसके बाद हमने हमारी जो कला है उसको आगे बढ़ाई। अभी इतनी उपलब्धियों के बाद भाभी बहन, ये तो स्वाभाविक है कि इतने कठिन सफर में आपको मुश्किलें तो बहुत ही आई होंगी। तो आप किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया, इस पर आपका अनुभव साझा कीजिए, ताकि जो आज दर्शक हैं उनको आपसे प्रेरणा मिले। और मुश्किलें तो मेरे सामने बचपन से आके खड़ी हो गई थी। जब भी मैंने आपको बताई कि जब मैं छोटी सी थी और धीरे धीरे मेरे घर की जो परिस्थितियां का मेरे को पता चल गया, तो मैं मेरी माँ को मदद करने लगी। और जब आज मेरे साथ आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तभी ये इंटरनेशनल ये सब टेक्नोलॉजी ये चीजें नहीं थी। लोग आके गांव में छोटी सी मीटिंग करते थे, कोई छोटा सा शिविर करते थे, तो ये चीजें मेरे को जानने का बहुत शौक था, उस मीटिंग में बैठने का, कोई चीजें सीखने का वो शौक था।
लेकिन वो आप जैसे लोग गांव में आते थे तो उसके साथ में जो बैठती थी, मीटिंगे में भाग लेती थी, तो लोग पीछे पीछे बातें करते थे कि ये किसके साथ बैठती है, क्या करती है। ये टारगेट सबसे पहले जिस घर में आदमी नहीं होता उस घर का टारगेट लोग करते हैं कि क्योंकि मेरे घर में पापा नहीं थे, मेरे घर में कोई भाई नहीं था, इसलिए जो मेरी माँ का घर था उसके सबसे ज्यादा लोग उसके ऊपर नजर रखते थे, क्योंकि सबको हम्म ये लगता है कि इस घर में कुछ गलत होगा। और ऐसे सबके मन में होते हैं, क्योंकि ये लोग गांव के जो लोग हैं, आज सब पढ़े लिखे गांव के बच्चे, जब मैं छोटी सी हम्म थी तब कोई पढ़ाई वढ़ाई गांव में नहीं थी, और गांव के जो लोग हैं उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उनको हम्म पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कहाँ पहुंची है। तो वो पीछे हम्म पीछे बात, वो मेरे मुंह पे नहीं बात करते थे, लेकिन पीछे पीछे ये सब बातें करते थे कि क्या हम्म कर रही है, किसके साथ बैठती है, ये भग जाएगी। ये मेरा जो हस्बैंड है उस तक बात पहुंचा देते थे लोग कि ये तेरी वाइफ को आप ले जाओ, ये आपका घर नहीं बसाएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे को उस पे भरोसा है, ऐसा काम नहीं करेगी। और मेरे को दो लोगों पे भरोसा था तभी, एक मेरी माँ को और मेरा हस्बैंड को। कभी कभी क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके मन में ऐसा डर लगता था जो लोग बात करते थे, कभी कभी मेरी माँ रो भी लेती थी कि बेटा तू हम्म ये मीटिंगों में जाती है, लोग पीछे पीछे बातें करते हैं। तो मैंने सोचा हम्म कि माँ लोग बात करते हैं लेकिन आपको मेरे पर भरोसा है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, लेकिन बात लोग ऐसी करते हैं, मेरे को डर लगता है। तभी मेरी माँ ने मैंने बताया कि माँ मैं ऐसा कभी कदम नहीं उठाऊंगी कि मेरी वजह से आपको नीचा देखना पड़े। हम्म। और तभी मेरी माँ को थोड़ा सा हिम्मत आता था। लेकिन सही। ये बात सब में मन में रखती थी, किसी को ठपका बपका नहीं देती थी। मेरे मन में लगता है कि किसी को जो बात करनी है वो भले करे, हम्म लेकिन मेरे मेरे को मेरी माँ को मदद करना है, हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसका सामना करना है। सही। और ये बचपन में ये सब सहन लिया। और ससुराल जब भी आई, हमने ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे हम्म हस्बैंड ने मेरे को मदद भी करी। हम्म लेकिन सबसे पहले जो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम्म मेरा ससुराल था, उसको 80-85 साल की उम्र में कभी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी। सबसे पहले उसको कैंसर हुआ। तभी मेरे मन में लगा कि मैं ये स्टार्टिंग किया, लेकिन ये मैं पर जो मुश्किल मेरी आके सामने खड़ी हो गई। तो हम्म हमने 6 महीना ये हमारा जो काम है एक साइड में रख लिया, और पापा का सेवा की, और मेरे हस्बैंड ने सेवा की, और हाँ, मैंने जो मेरे से हुई थोड़ी सी सेवा भी की। और 6 महीने के बाद मेरा ससुराल है उसका देहांत हो गया। उसके बाद मैंने हमारा जो ये बिजनेस है वो आगे बढ़ाया। आपके इस हस्तकला के कार्य में अब तक आप कितनी महिलाओं को रोजगार दे पाई हैं? और आज तक मेरे साथ 200 से ज्यादा कुटुंब जुड़े हुए हैं। और हम्म ज्यादा तक छोटे बच्चे वाली महिलाएं हैं, क्योंकि वो खेतों में काम नहीं कर सकती है। जो हम्म कहाँ काम करने के लिए जाती है तो बच्चे का भविष्य बिगड़ता है। और हम्म हमारे में हर घर में गाय भैंसे हैं। और जो महिलाएं घर बैठे काम करती है उस महिलाओं के ये फायदा होता है कि उसका बच्चा गांव में पढ़ सकता है और अपना घर भी संभाल सकती है, और हम्म ये अपने गाय भैंस का भी काम संभाल सकती है। हम्म। तो अभी मैंने एक टीवी पर कार्यक्रम आया था कर्मवीर, जिसमें आप अमिताभ जी के साथ नजर आई थी। तो इतने बड़े कलाकार के सामने जाने के समय आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अ, और सबसे मेरे अच्छे भाग्य की बात थी, क्योंकि मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े हीरो के सामने बैठने का मेरे को मौका मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है तो नीलेश भाई ने की है। तो वहां जाने का जो मेरे को सौभाग्य मिला है वो नीलेश भाई के थ्रू मेरे मेरे को उधर जाने का मौका मिला है, क्योंकि नीलेश भाई ने इन सब वहां जाने के लिए ये सब मेहनत की है।
और मेरा जो बड़ा बेटा है 16 साल का, वो कभी कभी लॉकडाउन में मेरे को बोलता था, माँ आपको इधर जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? तो मैंने बोला कि मेरे को उधर जाने का बेटा मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन कुदरत को ये चीजें मंजूर थी कि अचानक मेरे को उधर जाने का मौका मिल गया। और मौका मिला तभी मेरे मन में एक डर था। क्यों डर? ये था कि जाने का मौका तो मिला, लेकिन मैं इसकी इतनी बड़ी हस्ती के सामने, इतना बड़ा हीरो के सामने मैं कैसे बात करूंगी, और मेरे को डांटेंगे और मेरा सवाल भी झूठा पड़ेगा तो दुनिया मेरे पे हंसेगी। और सब चीजें मेरे मन में थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो जाने का 1 हफ्ता का टाइम था, तभी सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये पता था कि जैसे मैं हूँ ऐसा सवाल मेरे को पूछेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है उसको ऐसे सवाल पूछते हैं, और जो मेरे जैसे मीडियम क्लास के लोग हैं उसको ऐसे सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 हफ्ता का जब बाकी था उधर जाने का, तभी मैं जनरल नॉलेज की चौपड़ी ली और उसमें सिर्फ 42 पाने उसमें पढ़े। तो जो जनरल नॉलेज की है वो, तो मैं उस पढ़े, लेकिन मेरे को फिर भी डर था कि मेरे को क्या पूछेंगे, मैं उसके सामने कैसे बैठ पाऊंगी। और बाद में उधर जब मैं गई तो एक लेडी इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, हम होटल में रुके थे और सब इंटरव्यू लेने के लिए आए। तभी मैंने उसको पूछा कि मेरे जो साथ में जो बंदा है वो कौन है? तो उन्होंने बोला कि एक रवि भाई है कर्नाटका से, कर्नाटक से। तो मेरे मन में तो पहले यह था कि ये लोग है कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा, लेकिन वो भी मेरे जैसा गांव का ही था। तभी मेरे मन में फिर भी थोड़ा डर होने लगा कि ठीक है अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, तभी उन्होंने जाके सर को बताया कि ये रवि भाई और पाबी बहन मेरे को थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है। तो सुबह हम लोग गए जो उधर बेडशीट शो के सामने बैठने के लिए। उससे पहले एक रूम में जो बच्चन सर है और अनुपम खेर है, हमें एक रूम में 5 मिनट के लिए मिले। उन्होंने बातचीत की और तब उन्होंने बताया कि आप तो मैम को बताया कि आप तो बोल रहे थे कि ये डरे हुए लग रहे हैं, लेकिन ये तो सही में अच्छे से बात कर रहे हैं। और जब भी सर हमारे सामने बैठे तब भी मेरा जो अंदर का डर है वो सब निकल गया, और ऐसा लगा कि इतना बड़ा इंसान है लेकिन उसमें कोई बड़ाई जैसी कोई बातें नहीं दिख रही। हमारे जैसे हम लोग जैसे साधारण बात कर रहे हैं वही ऐसे बात कर रहा है। तो एक जात का जो अंदर डर था वो निकल गया, और मेरे को उसके सामने बात करने का हौसला एकदम बढ़ा। फिर आपके कार्य के तरफ बढ़े तो आपको ऐसा कभी डर नहीं लगा कि यदि आप इन औरतों को इस कला में पारंगत करेंगे तो आपके कार्य को धक्का पहुंचेगा या आपका कारोबार कम हो जाएगा? मैम उसमें ऐसा होता है कि जो कला है ये जो हर महिला में कोई न कोई अलग सी कला होती है। कोई महिलाओं को किसी महिला आज आप जो कार्य करती है वो कार्य करते हैं, उस कार्य का मेरे को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे में दूसरा हुनर है। तो मेरे को अलग सा हुनर अपनाना चाहिए। और ऐसे ही जो जो महिलाएं हैं उस महिलाओं को आगे आना है, खुद का बिजनेस करना है, तो उस महिलाओं को अपना अंदर का जो हुनर छुपा हुआ है उस हुनर को बाहर निकालना चाहिए। और उस हुनर को अपनाने के बाद अब खुद का कुछ नया करने का मन में सोचना चाहिए। तो उसमें क्या हो, जो अपना बिजनेस है उसमें रुकावट नहीं आएगी। हम लोग किसी की कॉपी करेंगे तो ये 1-2 साल चलेगी, लेकिन आगे वो नहीं चल पाएंगी। लेकिन हम लोग कुछ नया करेंगे और कुछ नया हुनर अपनाएंगे तो उसमें क्या क्या उसकी लोगों में अलग सी चाहत होगी और अलग सी मांगे करेंगे लोग कि ये कुछ नई चीजें है। किसानों द्वारा चलाई जाने वाली 100% किसानों की स्वामित्व वाली इस देश की सह्याद्री फार्म्स सबसे बड़ी कृषि उत्पादन कंपनी है।
इसके विकास में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। इसके 70% कार्य महिलाएं करती हैं। आप महिला दिवस के उपलक्ष्य में सह्याद्री की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम, ये महिलाओं के सबसे पहले, क्योंकि जो पुराने जमाने को देखो तो सबसे पहले यही काम था गांव में के एक खेती बाड़ी और दूसरा हैंडीक्राफ्ट, इसके ऊपर जीवित थे गांव सब। तो जो खेती बाड़ी लोग करते हैं उसको अब आने वाली नई पीढ़ी को ये चीजें सिखाने चाहिए। और जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी लुप्त होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता नहीं है कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी है उसमें क्या था, और हमारे जो बड़े लोग हैं उसमें क्या कल्चर था और क्या काम करता था, और कौन सी कला थी। तो ये सब चीजें हर महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको पता भी चलना चाहिए, और हमारी संस्कृति का उनको पता चलना चाहिए कि जो हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति क्या है। सही। पमी बहन, आपसे संवाद करके आपके कार्य और संघर्ष के बारे में जानकर काफी प्रेरणा मिली। आज इस मंच से आपको मेरी माता लक्ष्मी रोटरी इंस्टीट्यूट संस्था, जो बहरे बच्चों के लिए काम करती है और आपके मेरे कार्यक्षेत्र के पास ही हैं, तो कृपया कभी हमारी संस्था की मुलाकात लीजिए। मैं आदिपुर स्थित हूँ और आपका मार्गदर्शन चाहूंगी और हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद चाहूंगी। जरूर जरूर मैम, मुलाकात लेंगे। आभार। धन्यवाद पावी बहन जी, धन्यवाद भारती जोशी मैम। हमारे इधर कुछ महिलाएं हमारी उपस्थित है सह्याद्री की, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, तो उनसे हम अभी बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी। सवाल नहीं सह्याद्री फार्म के माध्यम से हमारी जैसे कम शिक्षण होने वाली महिलाओं के रोजगार मिला है। अब हम बहुत खुश हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें और अच्छा काम करना है। तो आप हमें क्या सलाह देंगे? मैम, सबसे पहले कि क्यों काम जो आप करते हैं तो अच्छे ढंग से काम करना और कुछ नए नए सुझाव से काम करना। और उसमें क्या होता है, जो जब भी मैं काम करती हूँ तभी मेरे मन में कभी कभी एकदम मन फ्री होता है, तो कोई नया नया तरीका आता है मन में सीखने का। और मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं करती। तो अपने जो आप लोग काम करते हैं तभी जो आपका एकदम मन फ्री होता है, तभी कुछ ऐसे विचार आते हैं मन में कि ये दूसरी महिलाओं को मैं ये सिखा सकती हूँ और मैं भी ये सीख सकती हूँ। और लिख लेना चाहिए और दूसरी महिलाओं को मदद करना चाहिए, और अपने मन में जो सुझाव आता है उस तरीके से कुछ नया कार्य करना चाहिए, तो उसमें काम करने का एक अलग सा तरीका मिलता है। मैम, इन सब कामों में आपको क्या क्या परेशानी दिक्कत आई, उन सबको आपने कैसे सॉल्व किया? और सब दिक्कत तो मैंने आपको अभी बताई जो बचपन में आई, और जब भी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तभी ये सब परेशानी आई। लेकिन जब ये परेशानी आती है तब सबसे पहले तो थोड़ा सा शांत होना चाहिए, और शांत हो जाएंगे जो उसके सामने आप रो जाओगे तो वो जो मुश्किलें है वो आपसे तरफ ज्यादा आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा शांत हो गए, उसके बाद उसका कोई न कोई रिश्ता निकल आएगा, क्योंकि रुकावट है वो ज्यादा तक रुक नहीं सकते हैं आपके पास। आपको फैमिली समाज ने कैसे सपोर्ट किया? और सबसे पहले मेरे को बचपन में मेरी माँ ने सपोर्ट किया, उसके बाद
मेरा जो हस्बैंड है उन्होंने मेरे पे क्या हुनर है और हुनर को जान लिया और उन्होंने मेरे को काम करने का हौसला दिया कि तुम भी कुछ कर सकती है। और दूसरी बात है नीलेश भाई है और मेरे साथ हम साथ में काम करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा तो उन्होंने काम किया कि मेरे में हुनर था, लेकिन ये हुनर को इंटरनेशनल तक कैसे ले जाना है और मेरे में हुनर नहीं था, क्योंकि मेरे में ज्यादा तक पढ़ाई लिखाई नहीं थी। उन्होंने जो इंटरनेशनल तक मेरी कला को और मेरे को ले जाने का काम किया है और जीरो से हीरो बनाने का सबसे ज्यादा नीलेश भाई ने काम किया है। लेकिन मेरे में इतनी ताकत काम करने की थी, इतनी कला थी, लेकिन उसको आगे के कैसे ले जाना वो सब चीजें मेरे पे सही में नहीं थी। क्योंकि नीलेश भाई मेरे को नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक आज पहुंच भी नहीं सकती थी। आप अपने पूरे वर्करों के लिए क्या करना चाहते हैं जिससे वो लोग और दिल लगा के काम करें? और मैं मेरे साथ जो वर्करें जुड़ी हुई है, सबसे पहले तो आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए और वो लोग आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैसा विश्वास करें। सबसे पहले विश्वास को पकड़ लीजिए, क्यों जो विश्वास एक दूसरे पे नहीं करोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैं सबसे पहले जो ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए उसके विश्वास करती हूँ। और दूसरा क्या करते, जो हम कार्य करते हैं, कोई नई कला बनाते हैं, नई चीजें बनाते, जो उसका भावताल है और ये हमारी छोटी सी कमेटी है कारीगरों की, उस कमेटी को हमारे साथ बिठाते हैं और ये कमेटी के पास हम पूछते हैं कि ये आपने जो ये नया कोई पीस बनाया है तो उसमें क्या कितना टाइम लगता है, उसका कितना वैल्यू होना चाहिए और इसका कितनी प्राइस होनी चाहिए, और सब हम कमेटी के पास फाइनली करवाते। क्योंकि जो वो करवाते उसमें उस सबसे ज्यादा उन लोगों को काम करने का मन होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये काम इन लोगों के पास करवाएंगे तो उसको भी मन में एक हौसला आएगा कि जो हम कला करते हैं वो कला की कदर हमारे ही पास करवाते हैं, तो उससे ये लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। आगे आपके और क्या क्या प्लान्स हैं? आगे मेरे मन में ये प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़े और मेरे से ज्यादा महिलाएं कोई भी कास्ट की हो वो अपना खुद के पांव पर खड़ी रहे और अपना बिजनेस, जिस महिला में जो हुनर है वो अपनाए, उस हुनर को अंदर से निकाले अपने मन से और उस हुनर पे ज्यादा से ज्यादा काम करे और कला को जीवित रखे। एक लेडीज होकर आपने इतना बड़ा काम करने की हिम्मत कैसे बनी? फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिला? जो ये 3 लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं ये आज आपके सामने नहीं बैठने का मौका मिलता मेरे को। सबका साथ सबका विकास, आप इस बारे में क्या सोचते हो? और सही में वो जो वो बात है, मैं एकदम उस बात पे समर्थन देना चाहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास होता है तभी ये काम करना कम एक, क्योंकि आपको काम करने का हौसला बढ़ता है और ये जो कोई भी कार्य करते हैं, खेती बाड़ी है या हैंडीक्राफ्ट है, वो आगे बढ़ सकता है, नहीं कि नहीं बढ़ सकता है। हम लेडीज के लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैं लेडीज के ये मैसेज देना चाहती कि कोई भी लेडी के मन में ये होता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला है उसको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है तो उनको ये कोई भी बिजनेस या छोटा सा कोई कार्य करने में शर्म आती है। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदे को सरकारी नौकरी मिले, और पढ़े लिखे लोग नहीं है उसके मन में ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी महिलाएं है, औरतें है, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या, उसमें कोई भी हुनर है तो कुछ भी कर सकते। आपके मन में हौसला चाहिए। एक पुरानी कहावत है, आपको पता होनी चाहिए कि मन हो तो माड़वे जवाए। जो मन होता है तो आप माड़वे जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको हिम्मत होनी चाहिए और काम करने का बढ़ावा होना चाहिए। गुप्ता जी, मैं नीलेश जी से पूछना कुछ चाहती हूँ। हेलो मैम, मेरा नाम शिरीन अशरफ सैयद है। मैं ये सह्याद्री फार्म में सिलाई काम करती हूँ। सह्याद्री फार्म के माध्यम से महिलाओं को बहुत सारे रोजगार उपलब्ध किए हैं। आपका अनुभव जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके जैसा बिजनेस करना है, तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे? मैम सबसे पहले आपको करना है तो आप
सबसे पहले ये जो आप में जो कोई भी हुनर है, हुनर को बाहर निकालिए कि आप में कौन सा हुनर है, और उस हुनर को बाहर निकाल के आपके साथ जो महिलाएं जुड़ने वाली है या जुड़ी हुई है, उस सब महिलाओं को सबसे पहले प्रभावित उस पे कीजिए कि आपको ये छोटा सा बिजनेस करना है, आप सब मिलके करें तो उस काम में काम करने का आपको एक विचार ही अलग सा आएगा, क्योंकि एक आपके मन में है कि मैं ये काम करूंगी, तो सबसे ज्यादा आप जो महिलाओं को जुड़ेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हो। शुक्रिया मैम। अ, नमस्ते मैडम, पहले तो मैं आपकी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आपके इस हुनर को न बल्कि देश के लिए सीमित रखा, बल्कि विदेश में भी ले जाके पावी ब्रांड के नाम से उसको सम्मानित किया है। आज मैं सह्याद्री फॉर्म के माध्यम से आपको, मैं इस जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे साथ में और भी महिलाएं हैं, उन सबको लेके आगे किस तरीके से बढ़ूँ, तो मैं उसके लिए आपके तरफ से एक सुझाव मांगना चाहती हूँ। आप आज के जो नई आपको जो काम करते हो, काम करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आप जहाँ जहाँ दुनिया में देखो कि हर महिलाएं, हर जेंट्स क्या क्या नई कला और क्या क्या नए चीजें बनाता है, उसमें से ज्यादा आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग करो, उसमें से ज्यादा चीजें आपको सीखने की मिलेगी और आपका जो बिजनेस है वो भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है मैडम, जो आपने जब शुरुआत की थी उस वक्त जो कपड़ा और धागा इस्तेमाल किया था, आज के तारीख में आपका पावी नाम का ब्रांड बनने के बाद आज भी वही इस्तेमाल करते हो या उसमें कुछ चेंजेस किए आपने? और नहीं, मार्केट से हिसाब से थोड़ा सा चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर मार्केट है, हर साल में मार्केट का एक नई नई मांगे होती है कि पर लेकिन जो हमारी ओळख है वो ओळख छुपनी नहीं चाहिए। क्यों? कोई भी चीज बनाए लेकिन हमारी उसमें दूसरे लोगों को पता ही होना चाहिए, कि पता हो जाना चाहिए कि ये चीज भाभी बहन की बनाई हुई है। कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा करते हैं, लेकिन उसमें जो हमें धागा है वो चीजें है हमारी पुरानी रखते हैं, क्योंकि हमारी ओळख है, ओळख छुपनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, आपने मेरे को जो इतना अमूल्य सुझाव दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू मैम। नमस्ते मॅडम, मी कविता पाटील. आम्ही सह्याद्री याच्यामध्ये काम करतोय शिलाईचं. तर मग काही महिला अशा आहे का त्यांना येतं पण त्या खूप भीती वाटते मनामध्ये, सरळशी बोलण्याची भीती वाटते, मग त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? पाभी बहन जी ये पूछना चाहती है कि इनके तो जो महिलाएं हैं वो अच्छे से कर सकती है, लेकिन कुछ झिझक जाती है, डर लगता है उनको ये काम करते समय, सिलाई का जो है, तो उनको आप क्या बताएंगी? डर तो मैम मेरे को भी सबसे पहले लगा कि वो सबसे पहले मैं आपको बताई कि जो मेरे को वही डर था कि मैं ग्रेजुएट नहीं थी, मेरे पे हुनर था लेकिन मैं ग्रेजुएट नहीं थी, तो नीलेश भाई ने मेरे को सपोर्ट दिया। तो आप सबसे पहले आपके घर में या ये संस्था के कोई भी ग्रेजुएट है उसका सहारा लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना ये नहीं कर सकते, इसमें कला और पढ़ाई दोनों चीजें चाहिए। रुचिका, रुचिका, ये सर आता ते हो भारती, नीलेश हा भारती जी अं, बोलली. हा एक मिनिट, हा प्रश्न होता. एक हा प्रश्न होता. सवाल लेते हाँ बोलू मी? हा हा मैम, आज के इतने कंपटीशन के इसमें आप कैसे कस्टमर को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो? कस्टमर को हम ये सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मिल सकते हैं। लेकिन ये कोरोना आया तो हम कोई एग्जीबिशन नहीं कर पाए, कोई हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि ये एक ही तरीका है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से जरिए से हम लोगों को मिल सकते हैं, हमारी चीजें बता सकते हैं, उससे सबसे ज्यादा हमें फायदा मिला। थैंक यू।
धन्यवाद धन्यवाद पाबी बहन जी। अभी हमारे साथ नीलेश प्रियदर्शी जी भी मौजूद है, यहाँ पे उपस्थित है। मैं भारती जोशी मैम को विनती करना चाहूंगी कि आप नीलेश सर, जिनका एक पाबी जी के पूरे प्रवास के दरमियान उनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान था, तो आप उनसे कुछ सवाल पूछे, हम उनके बारे में भी जानना चाहते, तो आप शुरुआत करिए। नीलेश जी का करीबन 15-20 बार नाम लिया भाभी जी ने, तो हमको भी उत्सुकता यस, है हाँ। कि नीलेश जी का काम क्या है और वो क्या करते हैं। भारती जी। नीलेश जी नमस्कार। हेलो नीलेश जी। बताइए। हेलो। भारती जी। नीलेश जी, आपकी आवाज बारीक आ रही है, थोड़ी आवाज थोड़ी बारीक आ रही है आपकी। प्यारा आवाज आपका। हेलो। हाँ भारती जी बोलिए अब। हाँ नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है नीलेश जी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आ रही है? जी जी। मेरे को आवाज नहीं आ रही है नीलेश जी आपकी। ना, आप पूछिए मैम, उनको आ रही है आवाज। आपने पपी बहन को इतनी हेल्प की मार्केटिंग के लिए, अब मुझे भी थोड़ी सलाह दीजिए कि आप मार्केटिंग यदि कुछ करना चाहें हम तो कैसे करें? हमारे बच्चे जो हैं उनको हम यदि हुनर में डालना चाहें तो हमें थोड़ा गाइड करिए कि कैसे करना चाहिए। बेसिकली हम लोग को आवाज सुनाई दे रही है अभी? सुनील थोड़ा जी? सा हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है आवाज का, लेकिन बोलते रहिए आप। तो आई थिंक मैं भाभी बहन का अगर कोई दिक्कत है तो मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ से। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक। तो बेसिकली pabiben.com जो सफर था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, सामाजिक दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कतें और बिजनेस रिलेटेड दिक्कतें। तो ये सारी दिक्कतों से हमें एक लर्निंग मिला कि pabiben.com का जो सफर हुआ, तो कोई भी महिला को अगर अपना खुद का बिजनेस करना है तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो हमने फिर कारीगर क्लिनिक की शुरुआत करी। तो क्लिनिक में ये काम होता है कि जैसे हमारा तबीयत खराब होता है और हम कोई क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा जो हेल्थ चेकअप करता है, हमें क्वेश्चन आंसर पूछता है कि हमें क्या बीमारी है और उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है। कारीगर क्लिनिक में हम ऐसे छोटे कारीगर को 1-to-1 मीटिंग करते हैं, उनका बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। इधर वो शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इधर फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इधर वो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल ग्राउंड पर क्या प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एक छोटे कारीगर को बिजनेस चलाने के लिए जो इकोसिस्टम की जरूरत होती है वो सारा उनको सेटअप करके देते हैं, ताकि वो सिस्टम वो खुद लर्न कर लेते हैं और 1 से 2 सालों में वो अपना खुद का बिजनेस खुद चलाते हैं। तो भारती जी, कोई भी मतलब कि जो बेसिक गांव में इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो हम तो पहले उनका डायग्नोसिस करते हैं कि क्या क्या सही में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको हेल्प करते हैं। और आई थिंक आज के जमाने में मुझे लग रहा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास जो छोटा इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। आप घर बैठे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सिर्फ हमें वो तरीके जी। ढूंढने हैं कि घर बैठे छोटे से गांव में बैठ के हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। आई थिंक सही। सब लोग शुरुआत में घबराते हैं कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। आई थिंक शिक्षा के लिए तो अंगूठा, पहले लोग अंगूठा लगाते थे, सिग्नेचर नहीं करते थे। आई थिंक ये अंगूठा आज पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप मतलब कि मोबाइल में ये अंगूठे से ही लॉग इन कर पाओगे। तो महिलाएं और जो भी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये सारी चीजें
जो सोशल मीडिया की चीजें है वो सीखनी चाहिए और घर बैठे उसको बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। नीलेश जी, ये अपना एक कारीगर क्लिनिक के बारे में आपने बताया और अभी पाभी जी ने भी आपका जो उनको सहयोग मिला वो भी बताया। तो ये मतलब आपका कारीगर क्लिनिक इट्स अ काइंड ऑफ इंक्यूबेशन। ये हमारे सह्याद्री में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर टाटा स्ट्राइव के सहयोग से बना है। और मैंने तो आपको पहले ही इनविटेशन दिया है कि आप वहाँ आइए और pabiben.com, pabiben.com या ये उनका बिजनेस का ही नाम है। उनके बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? पाबीबेन का जो ना 2-3 स्ट्रेटेजी हमने बहुत ही ध्यान में रखी जब बिजनेस शुरू किया था। सबसे पहले हमने बिजनेस पर फोकस नहीं किया। हम बिजनेस करना चाहते थे पर एकदम उल्टा कंसेप्ट स्ट्रेटेजी हमने अपनाया कि हमने बिजनेस पर फोकस नहीं किया। पाबीबेन कौन है वो पूरी दुनिया को उनका कहानी बताया और उसके पीछे हमारा इंटेंशन ये था कि हम लोग जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे व्यापारिक संगठन हैं, वो महिलाओं के साथ, गांव के कारीगरों के साथ जब काम करते हैं तो हमेशा वो उनसे लेबर वर्क कराते हैं। कहीं पर भी वो महिला को, वो कारीगर को आइडेंटिटी नहीं मिलती है। तो हमारा हमेशा क्वेश्चन रहता था कि कारीगर जो बनाने वाला वर्ग है उसको क्यों कोई पहचान नहीं मिल रही है, उसको क्यों आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो हमने इसलिए ये सोचा कि कारीगर का अगर खुद का ब्रांड बनेगा तो वो सीधा मार्केट से कस्टमर के साथ टच में आएगा। आज तक ये चीज कोई नहीं कर रहा था कि कस्टमर और कारीगर दोनों को लिंक करा रहा था। सब लोग ये मिडलमैन की भूमिका निभा रहे थे। हमने ये सोचा कि ये मिडलमैन की भूमिका से हम कैसे हट जाए और कारीगर और कस्टमर एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पाए। आई थिंक ये जो भारत का पुराना भारत का मार्केट कल्चर था, हमारा पुराना जो भारत था उसमें फेस टू फेस मार्केट कल्चर था। मैं पुराने समय की कुछ बातें बताऊंगा। जैसे पुराने गांव में अगर देखते जाए तो लोग बोलते थे कि मुझे रामजी भाई के खेत का सब्जी चाहिए या गंगा बहन के घर का दूध चाहिए। ये क्या था? ये फेस टू फेस मार्केट कल्चर था, जहां पर जो बनाता था उसको लोग जानते थे, उपयोग करने वाले कंज्यूमर जानते थे और कंज्यूमर को जानते थे कि बनाना करने वाला कौन है। तो फेस टू फेस दोनों के साथ रिलेशन थे। ये हुआ समय के साथ जो बदलाव आया उसमें फेस टू फेस मार्केट कल्चर खत्म हो गया और फेसलेस मार्केट कल्चर आ गया। आज मार्केट में बहुत बड़े रिटेल आउटलेट खुल गए बट लोगों को, कंज्यूमर को पता नहीं है कि ये चीजें कौन बना रहा है। तो आई थिंक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत का पुराना फेस टू फेस मार्केट कल्चर कैसे रिवाइव करें, कैसे कारीगर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ सीधा बिजनेस करें। तो हमारी ये सोच थी कि ऋतु कुमार नाम के डिजाइनर है, उनकी खुद की ब्रांड हो सकती है तो पाबीबेन की ब्रांड की नहीं हो सकती। ये थोड़ा मुश्किल है बट असंभव नहीं है। और हमने जब शुरुआत करी बहुत सारी चैलेंजेस आई बट हमें अच्छा लगा कि विद इन 3 इयर्स हमें एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है और आज पाबीबेन एक ग्लोबल फेस बन गए, ग्लोबल ब्रांड बन गई है जो दुनिया के 45 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हमने पहली बार पाबीबेन के फेस को इतना ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया कि एडवर्टाइजमेंट का एक फील्ड है। मोस्टली सारी महिलाएं देखती होगी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइन एडवर्टाइजमेंट में यूज किए जाते हैं। पहली बार पाबीबेन का फेस को हमने इतने लेवल पर ले गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एडवर्टाइजमेंट बनाया म्यूचुअल फंड का, उसमें पाबीबेन को मॉडल की तरह यूज किया गया। रिलायंस जियो और सिस्को का 4G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पार्टनरशिप हुआ उसका जो एडवर्टाइजमेंट बना उसमें भी मॉडल के तौर पर पाबीबेन को लिया गया। अमेरिका का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फाइनेंशियल फर्म है और वो लोग का म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी पाबीबेन को मॉडल के तौर पर लिया गया। तो आई थिंक
ये फेस टू फेस मार्केट का एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलने लगा कि अगर कारीगर गांव की महिला को एक ग्लोबल लेवल तक अगर हम पहुंचा देते हैं, उससे बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। तो कारीगर क्लिनिक के माध्यम से पाबी बहन को जो जो प्रॉब्लम फेस की है वो कोई और महिलाओं को फेस नहीं करने पड़े, इसलिए हम सारी महिलाओं को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अभी हम लोग एक मिशन पर काम कर रहे हैं। वी वांट टू डेवलप 1000 पाबी बहन। भारत के गांवों में हमें 1000 पाबी बहन तैयार करने हैं। एक महिला इतनी सक्षम हो, कम से कम 100 फैमिली को लाइवलीहुड प्रोवाइड करे। तो अल्टीमेटली हम टारगेट करते हैं कि गांव में 1 लाख से ज्यादा फैमिली को लाइवलीहुड क्रिएट करना है। तो हमारा अल्टीमेट विजन है कि 1000 पाबी बहन हमें भारत के ग्रामीण इलाकों में तैयार करने हैं। ग्रेट। ये तो जैसे सह्याद्री है अभी महाराष्ट्र में, हमारे जो चेयरमैन है सह्याद्री के मिस्टर विलास शिंदे, उनका भी ये है कि महाराष्ट्र में करीबन 350 तालुका है, तो हर एक तालुका में एक सह्याद्री हो, ऐसा उनका लक्ष्य है। ये तो सेम हो गया, जैसे आप 1000 पाबी बहन बनाना चाहती है, वैसे ही सेम हम 350 महाराष्ट्र में 350 सह्याद्री बनाना चाहते हैं। ग्रेट। ये बहुत बड़ा नोबेल कंसेप्ट है। हाँ, और आई थिंक इसमें हम एक दूसरे के साथ कैसे साथ में काम कर सकते हैं। डेफिनेटली जहां पर हमारी जरूरत है कि हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आई थिंक ये छोटे छोटे लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर आप जैसे जो सह्याद्री ने इनिशिएटिव लिया है, ऐसे इनिशिएटिव हर एक स्टेट में लिए जाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लिए जाए, तो आई थिंक रूरल इंडिया की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। राइट। रुचिका, हेलो रुचिका। हाँ नीलेश जी, आबा। नीलेश जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका और भाभी जी का, भारती जी का। बोला। हेलो। सुरेश, हेलो। रुचिका, आबासाहेब डिस्कनेक्ट झाले ना? एक मिनिट। हेलो। हेलो। हाँ, बर. सुनील सर, थोड़ा हाँ, प्रॉब्लेम बोला. झाला होता तिकडं. हो ठीक है. सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. हाँ. नीलेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जब आपने ये फेस टू फेस मार्केटिंग की बात की, जब आप ये सब एक्सपोर्ट करने लगे तो आपको क्या दिक्कत आई और वो कितना आसान है? क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए स्पेशली जो भारत से हम ये आर्टिफैक्ट्स जो बनाते हैं या हस्तकला की जो वस्तुएं हैं, उसके लिए काफ़ी सारी डिमांड है, बट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अच्छे प्रयास होते हैं उनको ब्रांड करना, उनको मार्केट करना। पर जब बात बिजनेस की आती है, एक्चुअल एक्सपोर्ट की आती है, तो आपने ये जो डिफिकल्टीज है उसको कैसे ॲड्रेस किया? आबा, तुम्ही तुमचं एक ओळीमध्ये तुमचं इंट्रोडक्शन द्या ना, ते राहिलं ना तुमचं. ओके, सॉरी नीलेश जी और सब लोगों को मेरा नमस्कार. मैं आबा साहब काळे. सह्याद्री फार्म्स ने अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही हमने जो फूड में काम किया है, उसी काम को हम नॉन फूड प्रोडक्ट्स में डेवलप और रिप्लिकेट करना चाहते थे. तो उसके लिए हमने सह्याद्री की सिस्टर कंसर्न सह्याद्री फार्म सस्टेनेबल ग्रासरूट इनिशिएटिव्स करके एक प्रयास चालू किया है. और वो प्रयास में हम सबसे पहले कॉटन के ऊपर काम करना चाहते हैं. उस दिशा में ऑलरेडी हमने हमारे प्रयत्न चालू कर दिए हैं. बीड जिले में हमने एक ग्रुप को मोटिवेट करके फार्मर्स के सह्याद्री बालाघाट करके एक फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी बना है. वहाँ से हम
ये पूरा कपास लेके हमने ये डिसाइड किया है कि कॉटन में जो एंड प्रोडक्ट्स है उसका हम एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे और ये फार्मर्स का ओन खुद का ब्रांड होगा। और इस दिशा में पहला कदम हमने ये रखा कि हम टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। वो सेटअप भी चालू है। जो महिलाओं ने अभी पाबी जी से बात किया वो सब महिलाएं वहाँ पे ऑपरेटर करके काम करते हैं। सह्याद्री के आसपास जो 18 गांव है उसमें से वो आती है और उन्होंने बहुत अच्छा अभी ट्रेनिंग लिया है और हम जल्दी वो सब कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। तो ये नॉन फूड में हम स्पेसिफिकली हम ये देख रहे हैं कि बाम्बू या सिल्क, कॉटन और ये लोकल आर्टिफैक्ट्स हम एज अ ग्लोबल ब्रांड दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको मेरा सवाल का जवाब देने के लिए दरख्वास्त करूंगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, ये जो नॉन फूड सेक्टर में आप जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जो सवाल था उसके ऊपर मैं आता हूँ। आपने ये पूछा कि शुरुआत में क्या दिक्कत है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो एक कारीगर की अपनी जब ब्रांड बनती है तो जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल है वो एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज। जब हमने शुरुआत में pabiband.com हर एक प्रोडक्ट पर जब हमने लेबल लगाने शुरू किए तो हमें ये था कि लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे, एजुकेटेड लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे, पर सबसे पहले उन्होंने ही विरोध किया। तो हमारे बायर्स थे, उनको जब ये चीज उनको प्रोडक्ट मिली तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि अपना लेबल हटा दीजिए, pabiband.com हटा दीजिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज हो जाएंगे कि ओरिजिनल बनाने वाला कौन है और मुनाफा कौन कमा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप लेबल हटा दीजिए। तो शुरुआत में जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे ऑर्डर्स पर हमने काम किया। जब कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हुई है तो उन्होंने मना कर दिया कि लेबल हटा दो, हमने मना कर दिया कि हम लेबल नहीं हटाएंगे। उन्होंने स्टॉक वापस भेजा, हमें आर्थिक नुकसान हुआ, पर हम हमारे सिद्धांतों पर अड़े रहे कि हम एडवोकेसी करते हैं कि हमें आर्टिसन ब्रांड बनानी है, तो उससे हम कभी हटेंगे नहीं। शुरुआत में आर्थिक नुकसान हुआ पर फिर भी हम अड़े रहे। हमने बायर्स को एक्सप्लेन किया कि आप ये मानते हो कि आर्टिसन आपका वीकनेस है, एक्चुअली आप उसको स्ट्रेंथ बनाओ। आर्टिसन कारीगर आपका स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है। तो जब हमारे विदेश से ऑर्डर आए तो एक स्वीडन का ऑर्डर आया था, बल्क में ऑर्डर था। उनको हमने पूरा कंसेप्ट बनाया कि हम आर्टिसन की ब्रांड क्यों बनाना चाहते हैं। उनको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो हम एक जॉइंट वेंचर पर डील हुआ हमारा कि हम एक जॉइंट लेबल बनाएंगे, प्रोड्यूस बाय pabiband.com, मार्केटेड बाय सो एंड सो कंपनी। तो इस तरीके से कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी ये चाहती है कि आपके साथ बल्क में डील करना चाहती है तो कभी भी उनकी फेवर में आके ये डिसीजन मत लीजिए कि हम हमारा नाम हटा लेंगे। आप ये डील करो कि हम हमारे नाम को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आई थिंक अगर हमारा इंटेंशन सही रहेगा तो सामने वाले को हम ये कन्विंस कर पाएंगे। तो शुरुआत में काफी आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ा था, पर हम हमारे सिद्धांतों पर अड़े रहे। धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमें इसका रिजल्ट ये मिला। आज पूरे इंडिया में कोई भी रिटेल आउटलेट में, मैं तो बोलूंगा पूरे वर्ल्ड में, कोई भी रिटेल आउटलेट में जाओगे, pabiband के प्रोडक्ट देखोगे, कोई भी बंदा नाम हटा के अपने लेबल से जब बेचेगा, कस्टमर आके पहला ही सवाल पूछता है कि इट इज मेड बाय pabiband, ये pabiband के बैग है ना। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी जीत है। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव को फेस टू फेस मार्केट के कल्चर से लोगों तक ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज लोगों में आएगा, मार्केट में आएगा, और ये हमें फ्यूचर में बिजनेस डेवलप करने में काफी हेल्प मिलेगा। आपका एक दूसरा इनिशिएटिव आप बोल रहे थे कॉटन का, हमने भी कुछ कुछ इसके ऊपर काम किया है। आप अगर ये मेरा शर्ट अभी देख रहे होंगे, इट्स 100% ऑर्गेनिक कॉटन शर्ट। कच्छ में बहुत कम बारिश होती है तो वहां पर कारीगर काला कॉटन उगाते हैं जो एकदम शॉर्ट थ्रेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर काला कॉटन किसान उगाते हैं, वो कॉटन को लेकर वहां की लोकल वीवर्स कम्युनिटी से थ्रेड तैयार करती है, फिर इसको बुनती है। उसके बाद वहां की लोकल खतरी कम्युनिटी उसमें डाइंग करती है
उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी है वो वहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करती है, यहाँ पर प्रिंटिंग भी किया गया है ये शर्ट में, और उसके बाद वहां पर लोकल स्टिचिंग किया जाता है। तो इट्स 100% ऑर्गेनिक, 100% लोकल शर्ट। और यहाँ पर हम गांधी जी का प्रिंसिपल यूज करते हैं कि बहुत सारे हैंड्स इन्वॉल्व होने चाहिए, बहुत सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होने चाहिए। ताकि कोई भी इनिशिएटिव लो, उसमें जो प्रोडक्ट बने उसमें बहुत सारे हैंड्स को इन्वॉल्व करो, बहुत सारी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। जैसे ये शर्ट बनाने में 4 से 5 कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, वैसे अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटीज बनेगी। अभी तक पूरे इंडिया में एक माहौल बना है कि पैसे वाले लोग ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट डेवलप होते हैं, बाकी सारे डिपेंडेंट होते हैं। तो दो तरह के क्लास है, इंडिपेंडेंट, बाकी सारे डिपेंडेंट। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी, जहां पर गांव में कम्युनिटी एक दूसरे से मिलजुल के काम करे, तो उससे कम्युनल हार्मोनी भी बढ़ेगी, और जो प्रोडक्ट का सेलिंग होगा, जो बिजनेस मिलेगा, वो सिर्फ 1% को नहीं मिलेगा, बट उसका हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगा, उसका बेनिफिट सारी सोसाइटी को मिलेगा। बहुत सही बात कही सर आपने। आई थिंक सह्याद्री का भी प्रयास यही रहा है ये लास्ट 2 डिकेड्स में। मैं एक सवाल पाभी जी को जरूर पूछना चाहूंगा। पाभी जी, जब आपने शुरुआत की, आपके साथ जैसे जैसे महिलाएं जुटने लगी, आपने उनका हौसला कैसे बढ़ाया? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं काम तो बहुत अच्छा करती है, बट कुछ कारण से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगता है। तो वो बढ़ाने के लिए आपने खुद क्या प्रयास किए? सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया, तभी उस महिलाओं को जो सबसे पहला ऑर्डर मिला वो बताया कि आपने ये 4-5 सैंपल बनाया है, तो उसका ऑर्डर 70,000 का मिला। वो सबसे पहले बताया, तो उसको काम करने का हौसला बढ़ा। और सबसे पहले हर महिला को हौसला कैसे बढ़ता कि जो हम उसकी जो चीजें बनाते हैं उसकी प्राइस उसके पास फाइनली करवाते हैं कि ये पीस का कितना होना चाहिए। तो ये कमेटी है हमारी, वो कमेटी फाइनल करती है, उसमें से महिलाओं को काम करने का ज्यादा मन होता है। और ये मैं इसमें ऐड करूंगा, भाभी ने जो बात बताई वो हमारा जो गांधीयन रूरल बिजनेस मॉडल उसका एक प्रिंसिपल है। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि आपके साथ काम करने वाले किसी भी लोग का किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम जब फेयर वेजेस की बात करते हैं तो हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, तो नॉर्मली यूजुअल बिजनेस में ये होता है कि जो ओनर होता है वो डिसाइड करता है कि हम काम के कितने पैसे लेंगे। हमने उल्टा किया कि जो काम करने वाले लोग हैं वही डिसाइड करें कि हम हमारे काम के कितने पैसे लेंगे। तो पाभी बैंक के इनिशिएटिव में कोई भी प्रोडक्ट का जो रेट है वो पाभी बैंक तय नहीं करेगी, पर पाभी बैंक के साथ जुड़ी हुई महिलाओं की कमिटी है वो तय करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बैग बनता है तो उसका रेट पाभी बैंक नहीं करेगी, बट कमिटी डिसाइड करेगी कि इसमें कितने दिन लगे हैं, कितना घंटे का मजदूरी है। उस हिसाब से वो महिलाएं तय करेगी कि हमें हमारे काम के इतने पैसे चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग पाभी बैंक देगी। तो आई थिंक इससे क्या होगा कि ओनरशिप की भावना आएगी। इसमें सिर्फ एक बंदे का, एक पाभी बैंक का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा। और महिलाएं ओनरशिप की तरह जब काम करने लगेगी तो उससे पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है, पूरी सोसाइटी को उससे डेवलपमेंट होता है। बहुत बहुत आभार पाभी जी और नीलेश जी। रुचिका। नीले जी, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी 1 साल से देख रहे हैं हम कि कोरोना का ये पूरा जो समय चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे, इसमें बहुत सारे बिजनेस को दिक्कतें आई थी। तो हमारा जो बिजनेस है तो उसको हमने कैसे सस्टेन किया, या फिर इसमें दिक्कतें कैसे आई, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हमने डील किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यूजुअली पूरे इंडिया में जो भी आर्टिसन कम्युनिटी या फार्मर्स कम्युनिटी है उनको ये दिक्कत आई थी है। कारीगर कम्युनिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो कारीगर का पूरा जो बिजनेस चैनल था वो डिस्टर्ब हो गया। कारीगर को टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, और जो चीजें बनाई थी वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही, तो पूरा बिजनेस साइकिल चला गया था। तो हमने ये किया कि ज्यादा से ज्यादा कारीगर को ये लॉकडाउन के टाइम में काम कैसे दे।
तो हम एक कंसेप्ट लेकर आए जिसमें हमने लॉकडाउन के टाइम में 10,000 से ज्यादा गिफ्ट आइटम तैयार करवाए और ऐसी महिलाओं को काम किया जो मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज थे। ऐसे 500 फैमिलीज को हमने ढूंढ के उनके पास 10,000 गिफ्ट आइटम तैयार करवाए। अब एक और स्ट्रेस था कि एक गिफ्ट आइटम को हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया लोकल गिफ्ट का। तो ये लोकल गिफ्ट बॉक्स में हमने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किए कि एक फैमिली को अगर गिफ्ट हम देते हैं तो हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे 3 लोग कैसे अपने ये प्रोडक्ट को यूज कर पाते हैं। भारत का गिफ्टिंग मार्केट बहुत बड़ा है बट वो अनऑर्गेनाइज है। हम चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करें। क्राफ्ट सेक्टर में एक और बीच बना हुआ था कि हैंडीक्राफ्ट की चीजें सिर्फ पैसादार लोगों के लिए हैं, मिडिल क्लास फैमिली क्राफ्ट की चीजें खरीद नहीं सकता। हम ये मीथ तोड़ना चाहते थे। ये लोकल गिफ्ट बॉक्स को ज्यादा से ज्यादा हम मिडिल क्लास फैमिलीज तक पहुंचाना चाहते थे। कैसे ये मुमकिन हो सकता है? तो हमने एक सर्वे कराया मार्केट में कि कोरोना के बाद अभी भी लोग कितना पैसा गिफ्ट पर स्पेंड करना चाहते हैं। तो एक टारगेट हमें मिला कि 1,000 रुपए एक ऐसी प्राइस रेंज है कि लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने 1,000 रुपीज के लोकल गिफ्ट बॉक्स तैयार करे। एक ऐसा बॉक्स जिसमें 4 से 5 क्राफ्ट प्रोडक्ट आती है और एक फैमिली को अगर गिफ्ट दिया जाए तो हस्बैंड, वाइफ और उसके बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा मेन स्ट्रेटेजी ये था कि कैसे भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज तक ये पहुंचाए। तो हम एकदम डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेकर आए कि एवरीवन विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, सबको मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि इंडिया में मुफ्त वाला बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो ये कंसेप्ट को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि मिडिल क्लास फैमिलीज में सबको कैसे फ्री में गिफ्ट मिल सकता है। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि सुनील जी को हमारा गिफ्ट बॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री भेजेंगे। सुनील जी को कुरियर में जब ये गिफ्ट बॉक्स मिल जाएगा उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो सोचेंगे कि मैं मेरे मित्र को, मेरे फ्रेंड को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो वो pabiben.com पर आएंगे और एक गिफ्ट बॉक्स का पैसा वो पेमेंट करेंगे और वो हमें बताएंगे कि मेरी तरफ से मेरे ये फ्रेंड को आप गिफ्ट बॉक्स भेज दीजिए। तो हम सुनील जी का एक छोटा सा संदेश उसमें लिखेंगे और उनके मित्र को ये गिफ्ट बॉक्स भेज देंगे। जब उनके मित्र को भी कॉम्प्लीमेंट्री रिसीव होगा, उसके लिए उसको पैसा नहीं खर्चना है। जब उनके मित्र को मिलेगा उसको अच्छा लगेगा, वो सोचेगा कि मेरी फ्रेंड का बेटी का बर्थडे आ रहा है, उसमें मुझे गिफ्ट भेजना है, तो वो फिर से pabiben.com पर आएगा, ऑर्डर करेगा, अपने फ्रेंड का एड्रेस बताएगा, हम उनको भेज देंगे। तो ऐसे पूरे इंडिया में हमने गिफ्टिंग का चेन तैयार किया और ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट बॉक्स लोगों तक पहुंचाए। अच्छा रिजल्ट हमें ये मिला। हमें देश विदेश से काफी अच्छे ऑर्डर आए, यूएसए से क्रिसमस के ऑर्डर्स आए, भारत के मेट्रो सिटीज से आए। पर हमारा इंटेंशन था कि भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज इंटीरियर गांवों तक ये गिफ्ट बॉक्स पहुंचने चाहिए। और मुझे खुशी है गिर फॉरेस्ट के इंटीरियर विलेज से भी हमें लोगों ने गिफ्ट बॉक्स के ऑर्डर किए। जहां तक कुरियर भी नहीं पहुंच पा रहा है, वैसे इंटीरियर विलेज से लोगों ने गिफ्ट बॉक्स के ऑर्डर करे। तो आई थिंक कोरोना के बाद मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव आया, जो हम नहीं सोच पा रहे थे कि गांव के लोग खरीद नहीं कर सकते, वो लोग ने बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स किए। तो आई थिंक अगर हम अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं और इंटेंशन सही रखते हैं तो हेल्प कहीं ना कहीं से मिल जाता है। धन्यवाद सर. आपल्या सह्याद्री ॲग्रो रिटेल कंपनी जी आहे त्याच्यासाठी ही आयडिया आपण वापरू शकतो. तो आपण अगदीच. क्षितिज सरांशी शेअर करा आबासाहेब तुम्ही. नक्कीच. डेफिनेटली आप लोग कुछ प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और हम लोग उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो। थैंक यू सर. भारती जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे? मुझे पॉबीबेन से कुछ पूछना है। जरूर. पॉबीबेन, आप जरी के बारे में कुछ कहा, उसके 25 डिजाइने हैं, तो उसके बारे में कुछ कहिए ताकि हम भी हमारी लड़कियों के लिए कुछ करने का सोचें।
हरी जरी को मैंने आपको बताया, जो मैंने पहना है वो है हमारी पुरानी एम्ब्रॉयडरी, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और जो हरी जरी है हम सिलाई मशीन से बनाई हुई है। और सबसे पहले जो हमारी समाज ने 1995 में जो हमारी जो एम्ब्रॉयडरी पुरानी है उसके ऊपर बैन डाला, तभी हमने हरी जरी मैंने ये तैयार किया। तो मेरे को था कि जो अभी समाज ने ये प्रतिबंध डाला एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, तभी कोई ने मार्केट के लिए हमारे समाज में कोई नहीं बनाता थे, सिर्फ दहेज के लिए और पहनने के लिए बनाते थे। लेकिन उसके बाद मैंने ये बाजार से रिबन ली और धीरे धीरे उसके एक बैग बनाए और उसमें ऐसा किया कि जहां हम एम्ब्रॉयडरी यूज करते थे वही जगह पे हम मशीन से बनाई हुई चीजें यूज करने लगे। ये हमारा जो कापड़ा है और घाघरा है और दहेज की जो जो चीजें है वो सबसे पहले तैयार की। और ये बैग आपको बताई, ये बैग ये हरी जरी बैग है, लेसी से ये पौधे डोरी मकुड़िया ऐसे सब ये चीज हम पहले हाथ से बनाते थे और अभी मशीन से बनाई। और उसमें क्या हुआ कि जल्दी बन जाती है और हमारी जो कला है वो जीवित रहती, क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारी समाज में कुछ ऐसी कलाएं थी। आरती जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी विमेंस डे कल आ रहा है, तो हमने 1 महीने के लिए पाबीपेन के प्रोडक्ट का सेल रखा है, ऑनलाइन सेल है, जिसमें सारी महिलाएं पाबीपेन की चीजों को यूज करना चाहती हैं, उनको मार्केट रेट से बहुत बड़ा डिस्काउंट हम दे रहे हैं। 70% तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जिसको भी पाबीपेन के प्रोडक्ट यूज करने हैं वो pabipen.com पर जाए और वहां पर सेल चालू है। बहुत बड़ा हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो आप कोई भी चीज वहां से खरीद भी सकते हैं। जहाँ पर जुड़ी हुई कोई भी महिला जाके उसको बाय कर सकती है। धन्यवाद।